आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कहानियां राजनेताओं की। आज के अपने इस एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की कहानी जिनकी 90 के दशक में दिल्ली की राजनीति में तूती बोलती थी। बड़े बड़े नेता जिनसे सलाह मशवरा लेने के लिए आते थे, जिसने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे काम किए कि उन्हें दिल्ली में बीजेपी का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिसने कभी आज के दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी से निकालने की मांग की थी और तब उन्हें ही पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दखल के बाद उन्हें फिर से पार्टी में शामिल किया गया और बाद में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की। देश की राजनीति का वो माहिर खिलाड़ी जिसने दिल्ली के रिफ्यूजी कॉलोनी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। राजनीति के अखाड़े का वो सुल्तान जिसे राजस्थान का जब राज्यपाल बनाया गया तो दिल्ली से दूर न रह पाया और दिल्ली की खातिर राज्यपाल की कुर्सी छोड़ दी। शायद यही वजह है कि दिल्ली को महबूबा की तरह चाहने वाले उस शख्स को दिल्ली का शेर भी कहा जाता है। बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना अब इस दुनिया में नहीं है। 27 अक्टूबर 2018 को रात 11 बजे उनका निधन हो गया और 28 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। इस दौरान बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। मदन लाल खुराना को 2013 में ब्रेन हैमरेज के कारण दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और गंभीर अवस्था में उनके मस्तिष्क की सर्जरी भी की गई थी और तब उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। 90 के दशक में मदन लाल खुराना की बीजेपी में तूती बोलती थी। दिल्ली में मदन लाल खुराना के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन वक्त बदला और पिछले कुछ सालों से मदन लाल खुराना दिल्ली स्थित अपने घर में अकेले पड़े रहते थे। कभी कभार ही कोई नेता उनसे मिलने आया करते थे, लेकिन सलाह मशवरा के लिए नहीं, उनके पास सब मिलने के लिए आते थे। कोई भी उनसे सलाह मशवरा नहीं लेता था। 15 अक्टूबर 1936 जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मदन लाल खुराना का जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। ब्रिटिश राज में यह इलाका अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर में पड़ता था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। तब खुराना मात्र 12 साल के थे। दिल्ली उस दौर में बाहरी इलाकों से आकर बसे पंजाबियों और व्यापारियों के प्रभुत्व वाला शहर कहा जाता था और यह एक बड़ी वजह रही कि दिल्ली में बीजेपी लंबे समय तक मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी का एक छत्र राज रहा। हालांकि बाद में दिल्ली में पूर्वांचल से आए लोगों की तादाद बढ़ी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में शक्तियां पूर्वांचल के नेताओं की ओर खिसकती चली गई। जब 2014 के आम चुनावों का ऐलान हुआ तो कभी खुराना के चुनाव कोऑर्डिनेटर रहे सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मदन लाल खुराना बीजेपी की उन नेताओं में शामिल थे जो बीजेपी के जन्म से पहले से ही संघ परिवार से जुड़े हुए थे। खुराना 1965 से 1967 तक जनसंघ के महासचिव रहे और दिल्ली में जनसंघ के चर्चित चेहरों में रहे। मदन लाल खुराना की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें अपनी ही पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया और तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुराना के पार्टी से निष्कासित किए जाने के फैसले का खुलकर विरोध किया, जिससे अटल और आडवाणी आमने सामने थे। साल 2005 में खुराना ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के चलते निलंबित कर दिया था और तब बीजेपी प्रवक्ता रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि खुराना ने पार्टी के मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया था, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया। मदन लाल खुराना ने न केवल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की मांग की थी, बल्कि पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई पर भी सवाल उठाया था। उनका आरोप था कि आडवाणी पार्टी में एयर कंडीशनड कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। खुराना का कहना था कि जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांग ली है और जगदीश टाइटलर को मंत्रिमंडल से हटा दिया, उसी तरह नरेंद्र मोदी को हटाकर पार्टी को गुजरात दंगों के दाग को धो लेना चाहिए।
हालांकि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए खेद जताया और पार्टी में उन्हें वापस ले लिया गया। पार्टी महासचिव प्रमोद महाजन ने इस बारे में कहा था कि खुराना ने पार्टी अध्यक्ष से सशर्त माफी मांगी है। इसके बाद 16 सितंबर 2005 को चेन्नई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी और सबकी निगाहें इस पर लगी थी कि क्या खुराना प्रकरण और अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी के किसी मंच पर चर्चा होगी। जब इस प्रकरण को निपटाने में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू को घेरने की कोशिश की गई तो उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, खुराना तो पुराना हो गया, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। उनका आशय था कि ये मुद्दा अब पुराना पड़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके 6 महीने बाद ही उन्हें फिर पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने उस वक्त बीजेपी से बागी होकर अलग हुई नेता उमा भारती के साथ एक रैली में जाने का ऐलान किया था। उस समय मदन लाल खुराना ने कहा था, मैं कोई लल्लू पंजू नहीं हूँ, मैं राज्यपाल था, लेकिन वह पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहता था। अगर मुझे घर में ही बैठना था तो राजनिवास में बैठे रह सकता था। पार्टी ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, अफसोस तो मुझे यही है। मदन लाल खुराना की बेबाकी जगजाहिर थी, जो भी बोलते थे खुलेआम बोलते थे, चाहे वो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अपने वक्त के पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ही क्यों ना हो, जो सही लगता बोल देते थे। मदन लाल खुराना की जिंदगी से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी राजनीति की गलियों में खूब सुनाई जाती है। वो किस्सा है उनके उस बंगले से जुड़ा, जिसके अंदर जाने से हर कोई आज भी खौफ खाता है, क्योंकि खुराना के बाद जो भी उस बंगले में गया उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। किसी ने अपनी कुर्सी खो दी तो किसी की जान चली गई। दरअसल जब 1993 में दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आई, खुराना मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री रहने के लिए शामनाथ मार्ग पर मौजूद बंगला नंबर 33 उन्हें रहने के लिए दिया गया, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे तो फिर कोई वहां जाने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके बाद कांग्रेस राज में दिल्ली सरकार के मंत्री दीपचंद बंधु को यह बंगला आवंटित किया गया और वो जैसे ही यहाँ रहने आए तो बीमार पड़ गए और लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने इस बंगले में रहना तो दूर झांकने की भी कोशिश नहीं की, जिसका असर ये हुआ कि शामनाथ मार्ग का बंगला नंबर 33 2003 से 2013 के बीच करीब 1 दशक तक खाली रहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल के करीबी दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान 2015 में रहने आए। ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इनकी विदाई हो गई। बीजेपी को दिल्ली में काबिज करने वाले मदन लाल खुराना का दिल दिल्ली से कभी दूर हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्र में मंत्री या फिर राजस्थान के राज्यपाल, दिल्ली के सियासत से दूर वो कभी रह ही नहीं पाए। कहते हैं 60 के दशक से 2000 तक जनसंघ हो या बीजेपी, उनका ही सिक्का चलता था। दिल्ली के सियासत में वे एक ब्रांड के तौर पर पहचाने जाते थे। तो अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही फिर किसी राजनेता के किस्से लेकर हम आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।